और आपको एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या होता है, उसमें क्या ट्रिक्स हैं अप्लाई करने के लिए, ये सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा पार्ट जो होगा वो डॉक्टर अली डिस्कस करेंगे आपके साथ जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड, एक जो तुर्की के साथ और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के साथ उनका जो है जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। दूसरे पार्ट में डॉक्टर अली डिस्कस करेंगे उसके साथ। और जो तीसरा पार्ट होगा वो हमारा अरेस्मस से रिलेटेड होगा। अरेस्मस ट्रेनिशिप के लिए यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और सेल्फ एजुकेशन के ऊपर आप यहाँ पे आके स्टडी कर सकते हैं, और कितनी फीस वगैरह होगी, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, वो डॉक्टर जो है वो आपके साथ जो है वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। स्टडी इन टर्की। टर्की में स्टडी करने के लिए एक्चुअली डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप स्कॉलरशिप के ऊपर भी यहाँ पे आ सकते हैं। इसके अलावा जो है आप सेल्फ के ऊपर भी यहाँ पे आके एजुकेशन अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। पहली अपॉर्चुनिटी जो है वो दयानत फाउंडेशन इंटरनेशनल इमाम हतीब हाई स्कूल स्कॉलरशिप्स हैं। इसमें यह है कि जो मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर यहाँ आके स्टडी करते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे कोनिया के अंदर, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जो है मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट्स यहाँ पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप ले रहे हैं और वो स्टडी कर रहे हैं। सेल्फ एजुकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, फीस तकरीबन उतनी ही है जितनी हम पाकिस्तान में पे करते हैं। यहाँ पे अंकारा के अंदर, इस्तांबुल के अंदर, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो स्टूडेंट्स अपने पैसों के ऊपर जो है फी खुद पे करके यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तीसरा है सक्सेस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ये एक सेल्फ एजुकेशन से रिलेटेड है। आप यहाँ पे सेल्फ पे आते हैं, 1 साल स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल मास्टर आपका टू ईयर प्रोग्राम है, तो 1 ईयर आपका क्या होगा, आप अपने पैसों से स्टडी करेंगे। फिर अगर आपके ग्रेड्स वगैरह अच्छे हैं, सीजीपीए आपका अच्छा आ गया, तो आप यहाँ पे ये टर्की के अंदर सक्सेस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ये सिर्फ सेल्फ वालों के लिए है जो यहाँ पे आके स्टडी करते हैं। वो अप्लाई करते हैं और 1 साल के लिए उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो स्कॉलरशिप उनको मिल जाता है 1 साल के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं तुर्की ब्रुसलेरी स्कॉलरशिप है। यहाँ पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, ये इसके ऊपर मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ। तो इसमें हम डिटेल में आगे जाके डिस्कस करते हैं। फिफ्थ अपॉर्चुनिटी ये है कि तुर्की ब्रुसलेरी स्कॉलरशिप प्रोग्राम और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ISDB विद YTB, इसको YTB भी कहते हैं तुर्की ब्रुसलेरी को। तो ये एक जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। डॉक्टर अली इससे रिलेटेड आपसे डिस्कस करेंगे आगे। और सिक्स्थ अपॉर्चुनिटी ये है कि रिसर्च स्कॉलरशिप प्रोग्राम है यहाँ पे। ये सिर्फ PhD स्टूडेंट्स के लिए है। जिन्होंने अपना कोर्स वर्क कंप्लीट कर लिया होता है, वो क्या करते हैं कि यहाँ पे आके 4-6 महीने की अपनी जो है वो रिसर्च यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करते हैं, वहाँ से एक्सेप्टेंस लेते हैं और यहाँ पे आके अपनी रिसर्च जो है वो कंडक्ट करते हैं। ये अपॉर्चुनिटी भी टर्की के अंदर अवेलेबल है। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता, पाकिस्तान में PhD कर रहे होते हैं लेकिन वो जो है वो अप्लाई नहीं कर पाते थे, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती इस बात की। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तुर्की बुर्साई स्कॉलरशिप ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें आप बैचलर पे भी आ सकते हैं, मास्टर्स भी कर सकते हैं और PhD भी कर सकते हैं। तीनों कैटेगरीज के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होते हैं अभी स्टार्ट में ही स्टूडेंट्स के जहन में होते हैं कि अच्छा जी कैसे होगा। कुछ 7-8 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। इसके अलावा भी जो कोई क्वेश्चन होंगे तो हम एंड के ऊपर उनको एड्रेस करेंगे। क्या इसमें मेडिसन MBBS बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल है। स्कॉलरशिप के ऊपर आप आके कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड यूनिवर्सिटीज ऑफ माय डिपार्टमेंट, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है फाइंड करने की। स्पेशल पोर्टल बना हुआ है यहाँ पे, जो पोर्टल के ऊपर आप अपनी इंफॉर्मेशन जैसे ही पुट करते हैं तो वो ऑटोमेटिक आपको आपके डिपार्टमेंट शो कर देता है। ठीक हो गया। थर्ड क्वेश्चन है कि आइट्स टोफल मैंडेटरी है। ये मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे, कंपल्सरी नहीं है यहाँ पे। अगर आपके पास है तो आपका प्लस पॉइंट होता है इसमें। आई कांट स्पीक टर्किश, इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ आप आते हैं स्कॉलरशिप के ऊपर, आप 1 ईयर टर्किश लैंग्वेज कोर्स करते हैं, उसके बाद अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू स्टडी इन लैंग्वेज अदर देन टर्किश? यस इट इज पॉसिबल। अगर आपके पास आइट्स टोफल है तो यहाँ पे आप इंग्लिश में, अगर नहीं भी है तो आपकी फैकल्टी के अगर अंदर टीचर्स वगैरह उनको आती है तो वो आपको इंग्लिश के अंदर आपके लेसन जो है वो या थीसिस प्रोग्राम जो है वो कर सकते हैं आप। रिकमेंडेशन लेटर्स कितने चाहिए आपको? यहाँ पे 2 से 3 रिकमेंडेशन लेटर आपको चाहिए होते हैं यहाँ से। शुड आई टेक एक्सेप्टेंस फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, इसकी आपको कतन कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे एक्सेप्टेंस वगैरह लेने के लिए आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, आपके सिलेक्शन होती है, स्क्रूटनी होती है, इंटरव्यूज होते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद है कि आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट टर्किश यूनिवर्सिटीज़।
इसके लिए भी आपको जरूरत नहीं होती, जैसे ही आप अपनी इंफॉर्मेशन पुट करेंगे सिस्टम के अंदर, तो आपको जो आपकी फील्ड से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटीज शो होंगी, आप उनको जाके जाके चेक कर लेंगे गूगल से कि इनकी रैंकिंग क्या है, इनका क्या मतलब फैकल्टी प्रोग्राम क्या है, और कौन कौन से प्रोग्राम्स ये ऑफर कर रही हैं और उसकी क्या वर्थ है। तो ये चीजें आप वहां जाके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट। डॉक्यूमेंट की दो कैटेगरीज हैं एक्चुअली, एक मैंडेटरी हैं, एक ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो पहले जो है मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस एप्लीकेशन, मोटिवेशन लेटर है, या जिसको हम लेटर ऑफ इंटेंट भी कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। दूसरा रिसर्च प्रपोजल आपको चाहिए होता है। रिसर्च प्रपोजल ये सिर्फ आपको मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स को चाहिए, तो ये कंपलसरी है दोनों के लिए, बैचलर वालों को ये नहीं चाहिए। रिज्यूम होता है आपका, रेफरेंस लेटर मैं पहले बता चुका हूँ, दो चाहिए होते हैं। एक प्रोफेसर से लेंगे आप अपनी फैकल्टी के, कोशिश करें कि हाई लेवल मतलब आप अप्रोच करें डीन से, प्रोफेसर से, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर, और इस तरह मतलब डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट्स आपके पास होने चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मैं डीवीएम का स्टूडेंट हूं, तो आप 9th सेमेस्टर के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एक सेमेस्टर अभी रह रहा है, अभी आप ग्रेजुएट नहीं हुए, आप लास्ट ईयर फाइनल ईयर के अंदर हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आप तब तक आप ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, आपकी डिग्री भी हो जाती है। पिक्चर पासपोर्ट चाहिए आपको। इसके अलावा ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट है, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एजुकेशनल अचीवमेंट सर्टिफिकेट्स है, अवार्ड, प्रोजेक्ट, आईएलटीएस, टोफल अगर आपके पास है तो। लेकिन अब इसमें मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप क्या करें कि तरक्कीब स्टडी पे अप्लाई कर रहे हैं जब, तो आपने कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस अवेल करें। उसके साथ क्या करें कि कोर्सेरा अवेलेबल है, यूडेमी अवेलेबल है, आप वहां से जाके अपनी फील्ड से रिलेटेड कोर्सेज करें। ये मैं चीज़ें वो बता रहा हूँ जो मैंने की हैं, मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये बहुत ही आपकी एप्लीकेशन के ऊपर जो है ना प्लस पॉइंट जो वो ऐड करती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने फ्री टाइम के अंदर कोर्सेरा से सर्टिफिकेट लें अपनी फील्ड से रिलेटेड। वहाँ पे फाइनेंशियल एड अवेलेबल होती है, आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं और 15 दिन का वेट करते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलता है अगर आप कोर्स करते हैं वहाँ पे। तो वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी हैं ये चीज़ें। तो इस पे आ जाते हैं कि तुर्किया बुर्सलारी स्कॉलरशिप के ऊपर आप अप्लाई करते हैं, तो डेडलाइन क्या होती हैं जी, कब आपने अप्लाई करना है। तो इसकी जी डेडलाइन जो है वो जनवरी 10 जनवरी से स्टार्ट होती है, 12 फरवरी ये इसकी लास्ट डेट होती है। सही हो गया। मैं एक और बात आपको ऐड करता चलूँ कि जो जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है आईएसटीबी और तुर्किया बुर्सलारी का, ये जॉइंट है, और एक सिंपल स्कॉलरशिप है तुर्किया बुर्सलारी स्कॉलरशिप, ये दो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। दोनों के लिए डॉक्यूमेंट सेम है, डेट सेम है, सब कुछ सेम है। और क्या चीज है कि एक ही पोर्टल के ऊपर आपने अप्लाई करना होता है। जब आप तरक्किया बुर्सलारी के ऊपर अगर फॉर एग्जांपल आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने अपने सारी डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ रिसर्च प्रपोजल मोटिवेशन लेटर अपलोड कर दिया, तो एंड के ऊपर एक ऑप्शन आता है, आर यू विलिंग टू अप्लाई फॉर आईएसडीबी एंड तुर्किया बुर्सलारी जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो आपने जस्ट वहां पे क्या करना है, उस ऑप्शन को यस करना है। जैसे ही आप उस ऑप्शन को यस कर देते हैं, तो आप दो स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई कर दिया आपने। इंटरव्यू आपका एक ही होगा, स्कॉलरशिप आपके दो होंगे, लेकिन उसमें ये होगा कि वो आपको कुछ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे तुर्किया बुर्सलारी स्कॉलरशिप सिंपल के ऊपर, कुछ को जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम पे सिलेक्ट कर लेंगे। सही हो गया। ये डिफरेंस है थोड़ा सा, पोर्टल एक ही है, डॉक्यूमेंट सेम है, सब कुछ सेम है, जस्ट आपने ऑप्शन को यस करना है। इस टाइम में कुछ स्टूडेंट्स ने ये मिस्टेक्स की हैं कि क्या किया उन्होंने, यस का ऑप्शन नहीं किया, तो इसका मतलब है कि उन्होंने एक स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया। अगर आप सिर्फ सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन आपने कर लिया, जस्ट आपने यस करना है और आपने दो स्कॉलरशिप्स के ऊपर अप्लाई कर लेना है। सही हो गया। डेडलाइन दोनों की सेम है, सब कुछ सेम है। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है, मास्टर्स के सर लिए ये भी पॉइंट थोड़ा सा रिपीट कर दें काइंडली, मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। ये वाला पॉइंट, यस वाला पॉइंट काइंडली दोबारा रिपीट कर दें, मेरी कॉल ड्रॉप हो गई थी। है। गाइस काइंडली ये इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इशू हो ओके गया, सर। किसी का ये इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है, तो काइंडली आप रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, इसको कंटिन्यू रहने दें, जो क्वेश्चन होंगे वो एंड पे हम देंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। ओके सर। ओके सर। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर राइट नाउ। जी महमूद भाई कंटिन्यू रखें, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट नेक्स्ट है प्रोसीजर। अब इसका डिस्कस करते हैं कि आपने प्रोसीजर, एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या होगा इसमें। सबसे पहले क्या होता है कि आप साइट पे जाते हैं,
उसके ऊपर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं और अकाउंट बना लेते हैं। आप कोई भी स्कॉलरशिप के ऊपर होता है, कहीं पे भी अप्लाई करते हैं तो उसका अकाउंट बनाते हैं। जब आपका अकाउंट बन जाएगा, आप अपनी ईमेल के ऊपर अपना पासवर्ड जनरेट कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, उसकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। उसके बाद आप पोर्टल ओपन करेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना पोर्टल की मैंने निकाल के यहाँ पे आपके सामने रख दी है कि आपके सामने वो ऑप्शन पूछेगा। पहला पार्ट होगा कि तुर्की एक्सपीरियंस आपके पास है, वो आप ऐड करेंगे। फैमिली इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, एजुकेशन इंफॉर्मेशन अपनी आप वो ऐड करेंगे। एफएससी मैट्रिक और जो है आपकी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह हैं वो सारी आप वहाँ पे। एकेडमिक एक्टिविटीज आप ऐड करेंगे, लैंग्वेज डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस, सोशल एक्टिविटीज, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन आप वहाँ पे पोर्टल बहुत ईजी है, सारी चीजें आप वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है वो ऐड करते जाते हैं। जहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वहाँ पे आप ऐड करते जाते हैं। तो ये सोशल एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं, वर्क एक्सपीरियंस को इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं कि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जब मैं तुर्की बुस्लारी के ऊपर आया हूँ तब 40,000 लोगों ने पाकिस्तान से अप्लाई किया था, 40,000 लोगों ने। तो उसमें से जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं वो 150 180 के राउंड अबाउट होते हैं। तो अब देखें, खुद देखें कि एक बंदा जो है वो सोशल एक्टिविटीज, वर्क एक्सपीरियंस को कोई कंसीडर नहीं कर रहा, तो वो तो पहले स्क्रूटनी के अंदर ही आउट हो जाता है। तो इस तरह ख्याल करें कि जब आप इतने कॉम्पिटेटिव स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं तो इन चीज़ों को वर्थ दें। सोशल एक्टिविटी, आपकी वॉलंटियर एक्टिविटीज, ये भी आपकी एप्लीकेशन के ऊपर इम्पैक्ट डालती हैं। आपके कोर्सेज हैं, आपके ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आपके वर्क फील्ड एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, प्री इंटर्नशिप्स, उसके सर्टिफिकेट्स जो हैं जितने भी है वो मैंने इस टाइम में स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया तो बोल रहा था कि मैंने 40-50 सर्टिफिकेट्स जो है ना वो ऐड कर दिए हैं, तो अभी मेरा वो पोर्टल जो है वो आगे एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो इस तरह की सिचुएशन भी हो जाती है, तो आप कोशिश करें कि जितना मैक्सिमम कलेक्ट कर सकें वो करें। नेक्स्ट है, सेकंड पार्ट है एप्लीकेशन कंडीशंस हैं। ये डॉक्टर अली आपसे डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन कंडीशंस क्या होती हैं। रेफरेंस इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 2 प्रोफेसर से लेनी है, डीन से लेनी, डीन से ले सकते हैं, प्रोफेसर से, एसोसिएट प्रोफेसर से, अपनी फैकल्टी के जो है आपके रिलेटिव है। मोस्टली ये होता है कि स्टूडेंट खुद लिख के ले जाते हैं और वो आपको स्टैंप और साइन करके आपको दे देते हैं और आपका रेफरेंस ये बन जाता है और ये आपने वहाँ पे अपलोड कर देना होता है। थर्ड है प्रेफरेंसेस, जब आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है पोर्टल के अंदर ऐड कर देते हैं, अपनी डिग्रीज का, बैचलर्स की डिग्रीज जो है वो अगर अंडर ग्रेड के हैं तो वो मैट्रिक एफएससी की ऐड करते हैं, अगर मास्टर का है तो वो अपनी तो ये इस तरह जब आप सारी इंफॉर्मेशन अपनी ऐड करते हैं तो जो सिस्टम है ना वो ऑटोमेटिकली शो कर देता है कि आपकी फैकल्टी ये है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको यूनिवर्सिटीज शो कर देता है। तो आपने उसमें से 12 यूनिवर्सिटीज सिलेक्ट करनी है, मैक्सिमम 12 यूनिवर्सिटीज आपने सिलेक्ट करनी है और आपने कोशिश करनी है कि अपनी जो फील्ड है ना 4-5 यूनिवर्सिटीज, पहली 4-5 प्रेफरेंसेस के ऊपर ही आपने रिलाई करना है, ठीक है। बाकी को आप चूज कर लें, चूज करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने रिलाई करना है, उसी पे स्टिक रह जाना कि मेरी 4 या 5 जो है पहली प्रेफरेंसेस, मैं इनको ही कंसीडर करूंगा, इंटरव्यू में इन्हीं को ही डिफेंड करूंगा। तो आपने सर्च कर लेना है, जब आपने यूनिवर्सिटीज की प्रेफरेंसेस यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है तो सर्च कर लेना है कि उनकी रैंकिंग क्या है, किस सिटीज में है, आपकी फैकल्टी की जो उनकी अंदर रिसर्च या जो भी हो रहा है उसकी वर्थ क्या है। तो आपने उस हिसाब से यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट, प्रेफरेंस देते जाना है। तो कोशिश करें कि 4 या 5 को ही आप वहाँ पे कवर करेंगे। नेक्स्ट है लेटर ऑफ इंटेंट है या मोटिवेशन लेटर हम कहते हैं, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं इसको। क्वेश्चनियर आ जाता है या समरी आ जाती है सेकंड पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रिसर्च प्रपोजल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको मैं तो इसको समझता हूँ कि हार्ट ऑफ एप्लीकेशन है ये। कि आपका अगर मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स जो हैं ये इसको कंसीडर नहीं करते, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते कि रिसर्च प्रपोजल। कुछ स्टूडेंट्स में होता है कि मैं मास्टर का हूँ तो मुझे रिसर्च प्रपोजल नहीं चाहिए, तो ये गलत है। तो बिल्कुल रिसर्च प्रपोजल कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो ये पोर्टल के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है कि आपने रिसर्च प्रपोजल को क्या मतलब किस तरह आपने डिजाइन करना है उसको, तो उसके ये 4-5 पोर्शन है। टाइटल ऑफ स्टडी है, आपका टॉपिक क्या होगा, किस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, सही हो गया। 15 वर्ड्स 20 वर्ड्स आपने उसके लिख लेने हैं। एनालिसिस ऑफ द इशू, आप किस इशू के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, आपका जो रिसर्च का क्वेश्चन है वो क्या है, वो आप इसमें 300 वर्ड लिमिट जो है इसके अंदर आपने रहना है। मटेरियल एंड मेथड्स
उसके आपने डिस्कस करने हैं कि आप जो एनालिसिस प्रॉब्लम या आप डिस्कस करने जा रहे हैं उसका मटेरियल मेथड क्या होगा, किस तरह आप उसको लेके चलेंगे। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द स्टडी क्या होगा। जनरल स्ट्रक्चर में ये है कि आप जो प्रपोजल बना रहे हैं या जो रिसर्च करने जा रहे हैं उसका कैसे कैसे आप लेके उसको चलेंगे। तो इस तरह हो जाएगा एकेडमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी। एकेडमिक कंट्रीब्यूशन मतलब उसका आप जो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, जिस क्वेश्चन को आपने रेज किया है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद उसका फायदा क्या होगा, उसके एडवांटेजेस क्या होंगे, वो आपने डिस्कस करने हैं एकेडमिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी के अंदर। लास्ट पोर्शन आ जाता है कि लिटरेचर रिव्यू है, ये आपने लिटरेचर रिव्यू डालना है उसके अंदर। साइटेशंस भी डालते हैं आप, लिटरेचर रिव्यू भी एंड के ऊपर डाल देते हैं। तो मास्टर के स्टूडेंट्स भाई मास्टर की हेलो कुछ डॉक्टर महमूद, इज देयर एनी प्रॉब्लम? आई थिंक कोई पार्टिसिपेंट था, उनका माइक ऑन हो गया था, आप कंटिन्यू रखेंगे, म्यूट कर दिया उसे। इट्स ओके फाइन। तो इस तरह मास्टर के स्टूडेंट्स कुछ हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि उनका अभी मेरा भी यही था, मैं भी कंफ्यूजन में था कि हमने रिसर्च की नहीं होती बैचलर लेवल के ऊपर, तो हम इसको रिसर्च प्रपोजल को कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। तो ये रिसर्च प्रपोजल तुर्की बुर्सलैरी के ऊपर किसी भी मतलब आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं तो उसका जर्नल जो है वो यही चीज होती है। तो आप क्या करें कि 3-4 आर्टिकल जो है वो अपनी फील्ड से रिलेटेड जो है, एक बंदा जो बैचलर कर चुका है वो आसानी से जो है वो आर्टिकल वगैरह रीड कर सकता है। तो 3-4 आप आर्टिकल रीड करें, कोई आपके माइंड के अंदर रिसर्च आइडिया आ रहा है तो रिसर्च आइडिया के रिलेटेड जो है वो, तो ये कंपलसरी नहीं है कि जो आप रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे उसी के ऊपर आके यहाँ पे रिसर्च कंडक्ट करेंगे, ये कंपलसरी नहीं है, ये जस्ट आपकी सिलेक्शन के से रिलेटेड है। जहाँ पे आए, जो मैंने प्रपोजल दिया था मैं उस पर काम नहीं कर रहा, मैं अपनी मर्जी का जो मुझे डिजायर लग रहा था मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। तो ये इस तरह चलता है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जी, अनदर पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन मोटिवेशन लेटर है, लेटर ऑफ इंटेंट है। ये बड़ा बनी होती है, इस तरह हवा बनी होती है कि कैसे इसको डिजाइन करना है, कैसे बनाना है, ये बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये कोई भी स्कॉलरशिप के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे मोटिवेशन लेटर, लेटर ऑफ इंटेंट जो है वो बहुत मैटर करता है। तो ये भी एक हार्ट ऑफ जो है एप्लीकेशन है, तो इसको भी कंसिडर करना चाहिए। तो अब तुर्की बुर्सलैरी की बात करें तो वो आपसे 3 क्वेश्चन पूछते हैं, 3 जो है ना 3 क्वेश्चन पूछते हैं, और उसकी जो क्वेश्चन के आपने आंसर देने हैं वो 500 वर्ड्स होने चाहिए मैक्सिमम, या उसको हम कहते हैं 3000 कैरेक्टर्स जो है वो आप लेके चलते हैं। तो इस तरह ये है। पहला क्वेश्चन ये है कि योर एकेडमिक एंड सोशल एक्सपीरियंसेस रिलेटिंग द फील्ड यू वांट टू टेक एन एजुकेशन। उसमें आप अपने एकेडमिक सोशल एक्सपीरियंस, आपने कोई इंटर्नशिप्स की हैं, कोई आपने प्री इंटर्नशिप की है, कोई आपने जॉब की है, कोई वॉलंटियर वर्क किया है, अपनी फील्ड से रिलेटेड जिस फील्ड के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, ये कोशिश करें जिस फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी से रिलेटेड जो आपने एक्सपीरियंस लिए हैं, चाहे वो सोशल हो चाहे वो एकेडमिक हो, वो आपने ऐड करने हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि ये 3 क्वेश्चन है तो 3 पैराग्राफ बनाएं। 3 पैराग्राफ बनाएंगे उसके 500 वर्ड जो है वो आराम से हो जाते हैं। 500 वर्ड कोई ज्यादा काम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंस ऑफ योर फ्यूचर प्लान्स फॉर योर एजुकेशन एंड स्कॉलरशिप इन तुर्की। आप तुर्की आ रहे हैं तो यहाँ आके आपके फ्यूचर प्लान क्या होंगे, यहाँ पे आप मास्टर कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या अंडर ग्रेड कर रहे हैं, तो उसके बाद आपका फ्यूचर प्लानिंग क्या होगी। तो ये आप उसका आंसर करेंगे एक पैराग्राफ के अंदर। थर्ड है कि आप तुर्की ही क्यों आना चाह रहे हैं। इसके ऊपर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि यार मैं इसको कैसे लिखूं, एक पैराग्राफ मैंने लिखना है इसके ऊपर तुर्की। तो तुर्की आप क्यों आ रहे हैं, ये एक्चुअली कल्चरल जो है ना स्कॉलरशिप है कि इसके अंदर आपको 1 ईयर तुर्किश लैंग्वेज भी आप सीखेंगे। बाकी ये है कि हमारे कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं उनके अंदर अर्तुगरुल गाजी जो है वो सिरे से बैठा हुआ है, तो इसलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वो जो इस सिलसिले में भी आना चाह रहे हैं। तो लैंग्वेज जो है वो वहाँ पे लाइक करते हैं, आप कल्चर लाइक करते हैं, उनकी फूड जो है, ये चीज़ें, सिटीज़ जो हैं वो आप उनको विजिट करना चाहते हैं, या आप उनका जो कल्चरल बैकग्राउंड है, सारी चीज़ें उनको आप देखना चाह रहे हैं। तो ये एक पैराग्राफ के अंदर आप इस तरह, या उनका जो एकेडमिक सिस्टम है, जो चीज़ें हैं वो बेहतर हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ लाइक दैट, इस तरह आप एक पैराग्राफ जो है वो डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मोटिवेशन लेटर के अंदर कुछ चीज़ों का ख्याल करना जो है वो ज़रूरी है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो उन्होंने सीवी के अंदर चीज़ें ऐड की हुई हैं,
सीवी में ऐड किए हैं वही उठा के मोटिवेशन लेटर में डाल देते हैं। तो ये बहुत ही एक बड़ी गलती है जो स्टूडेंट करते हैं और ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है इसके ऊपर। मोटिवेशन लेटर का मतलब है कि आपने वो चीजें यहाँ पे ऐड करनी है जो आपके बाकी सिस्टम के अंदर आपने ऐड नहीं की, सीवी में नहीं ऐड, या आपने जो अकाउंट बनाया उसके अंदर आपने ऐड नहीं की, वो आपने कोशिश करनी है कि उनको यहाँ पे एक्सप्रेस करना है। क्योंकि आप एक कमेटी को जो है वो एड्रेस कर रहे हैं, जो कमेटी सिलेक्शन कमेटी है उसको एड्रेस कर रहे हैं, वो आपको नहीं जानते, आपने उनको बताना है इनडायरेक्टली बाय राइटिंग योर वर्ड्स कि आई एम द सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस प्रोग्राम। तो आपने क्या करना है कि अपने वर्ड से उनको बताना है, कोशिश करनी है कि रेपिटेशन ना हो इसके अंदर, और कोशिश करें कि जो आप पहला पैराग्राफ है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें अपना, थोड़ी सर्च करें इंट्रोडक्शन, आप दूसरों से थोड़ा सा मुख्तलिफ होने की कोशिश करें। पहला पैराग्राफ में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, उसके साथ एकेडमिक आपका जो बैकग्राउंड है वो सारी ऐड करें। दूसरे पैराग्राफ में आप आ जाएं, उसके अंदर आप अपने जो मोस्ट रिसेंट आपके एक्सपीरियंस हैं जिस फील्ड के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो है वो आप वहाँ पे ऐड करते जाएं। अपनी रिसर्च है, आपकी इंटर्नशिप्स हैं, आपकी जॉब्स हैं, आपकी जो मोस्ट रिसेंट मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू योर जॉब, आप वो चीजें यहाँ पे ऐड करें। लाजमी नहीं है कि आपने जो कुछ मैं अगर वेटनरियन हूँ तो मैं कुछ ऐसी कंप्यूटर साइंस वाली बातें जो है वो यहाँ पे लिखनी शुरू कर दूँ, तो वो एक गलत इंप्रेशन जाता है इससे। बाकी ये है कि आप सेलेक्टिव रहें, टू द पॉइंट रहें, मोस्ट क्लोजली रिलेटेड चीज़ों को आप ऐसे करें क्योंकि आप एक कमेटी को एड्रेस कर रहे हैं बाय राइटिंग योर वर्ड्स। और इसके अलावा ये है कि लास्ट के ऊपर कोशिश करें कि जब आपने कंक्लूजन में जाना है तो अपनी डिटर्मिनेशन शो करें कि आप स्कॉलरशिप के ऊपर आएंगे, क्या करेंगे, सोसाइटी का क्या फ़ायदा होगा जब यहाँ से आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत मैटर करती हैं, इनको आप भूले नहीं। और बाकी ये है कि आपने मोटिवेशन लेटर को एक स्टोरी की तरह लेके जाना है, उसके अंदर जो ट्रांजिशन है फ्रेजेस के अंदर वो बड़ी स्मूथ होनी चाहिए, बड़ा फ्लो होना चाहिए, एक स्टोरी, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होनी चाहिए। उसको ये नहीं हो कि बंदा पढ़ता हुआ उसको बोर हो जाए। तो ये सारी चीज़ों का आपने ख्याल करना है। तो इस तरह ये है मोटिवेशन लेटर के ऊपर काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। अगर फिर भी किसी का क्वेश्चन होगा तो हम लास्ट पे उसको एड्रेस करेंगे। तो लास्ट पे आ जाते हैं जी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कि इसके ऊपर हमें पैसे कितने मिलेंगे और हमें क्या मिलेगा। हम ये तुर्किया बुर्सारी स्कॉलरशिप के ऊपर आ जाते हैं या जॉइंट स्कॉलरशिप के ऊपर आ जाते हैं, तो हमें क्या मिलेगा इससे। तो ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जी, टर्किश गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है। आप जब सेलेक्ट हो जाते हैं सितंबर के अंदर, अभी स्टूडेंट जो है वो आने वाले, नए स्टूडेंट अभी आएंगे सितंबर के अंदर, उनके रिजल्ट्स अनाउंस होने वाले हैं। तो इसके ऊपर यह है कि प्लेन टिकट्स, आपको 2 टिकट्स मिलती हैं, आने जाने की आपको टिकट मिलेगी। पाकिस्तान से आएंगे जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे तब आपको हेल्थ इंश्योरेंस आपकी होगी, अगर आप बैचलर के हैं तो 4 साल की आपकी होगी, 5 साल की, अगर आप मास्टर के हैं तो 3 साल होगा, और पीएचडी है तो 5 साल होंगे। मंथली स्टाइपमेंट है, नीचे मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। आपको डॉर्मेट्री मिलेगी, हॉस्टल मिलेगा, और हॉस्टल के अंदर फूड भी मिलेगी आपको, ये फुल मतलब स्कॉलरशिप के अंदर इंक्लूडिंग है। आपको डॉर्मेट्री मतलब हॉस्टल मिलेगा, उसके साथ आपको फूड भी वो सर्व करेंगे उसी के अंदर, 2 टाइम आपको फूड मिलती है। तो यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट ये तो हर स्कॉलरशिप में होता है, फीस वगैरह। इसमें एक्स्ट्रा ये है कि आप यहाँ आएंगे तो आपको एक 1 ईयर टर्किश कोर्स जो है वो लाजमी करना पड़ेगा। स्क्रीन शो नहीं होगी तो डॉक्टर महमूद, इज देयर एनी प्रॉब्लम? गाइस काइंडली अपना माइक म्यूट रखें वरना मुझे म्यूट करना पड़ेगा, अदरवाइज रिमूव भी करना पड़ सकता है। मेरी सर, स्क्रीन आवाज आ रही है तो नहीं हो रही, स्क्रीन शो नहीं हो रही। महमूद भाई स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ, तो लास्ट ये है कि टर्किश लैंग्वेज कोर्स जो है वो कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, तो आपको टर्किश लैंग्वेज कोर्स जो है वो फ्री में करवाएंगे। टोमर के अंदर आप 1 साल पहले आते हैं तो टर्किश लैंग्वेज कोर्स करते हैं, चाहे पीएचडी है, मास्टर्स है, या बैचलर का स्टूडेंट है, वो टर्किश लैंग्वेज कोर्स करता है। उसके बाद सोसाइटी में आपको सर्वाइव करना है तो आपको कोर्स जो है लैंग्वेज आनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप इंग्लिश में भी बोलते रहेंगे तो आपको पानी भी कोई बंदा नहीं देगा यहाँ पे। तो इस तरह का है ये, मज़ा आता है कि इसके अंदर आप लैंग्वेज सीखते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें। आप स्टाइपेंड पे आ जाते हैं तो बैचलर को यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो सबको मिलती हैं कि मास्टर, पीएचडी, अंडरग्रेड को ऊपर वाली सारी चीज़ें। अब स्टाइपेंड में कुछ डिफरेंस है,
तो जो तुर्की बुर्सलैरी के स्कॉलरशिप के ऊपर बैचलर के स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं उनको 1000 लीरा मिल रहा है अभी रिसेंट जो उन्होंने बढ़ाई है स्कॉलरशिप, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मास्टर्स के स्टूडेंट को जो है वो 400 टर्किश लीरा मिल रहे हैं और पीएचडी 1800। डिफरेंस है यहाँ पे जो तुर्की बुर्सलैरी स्कॉलरशिप है और जॉइंट स्कॉलरशिप है, ये जॉइंट स्कॉलरशिप से रिलेटेड है। ये वाला पोर्शन जो है ना जॉइंट स्कॉलरशिप है, इसमें यह है कि आपको डॉर्मेट्री जो है वो हॉस्टल जो है वो नहीं देते, लेकिन उसके रहने के लिए आपको पैसे देते हैं कि आप अपनी जाके डॉर्मेट्री ले लें। जी डॉक्टर अली आपसे आगे डिस्कस करेंगे। इसमें यह है कि ये स्टाइपेंड इसमें सेम है ऑलमोस्ट, ये बैचलर का स्टाइपेंड है, ये मास्टर का है, ये पीएचडी का, और ये वाली वैल्यू है ये आपको डॉर्मेट्री या हॉस्टल के पैसे हैं। और इसके अलावा जो है स्कॉलरशिप के ऊपर आप आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक और अपॉर्चुनिटी है, वो है एरास्मस ट्रेनिशिप है। एरास्मस के ऊपर आप यहाँ से 4-6 माह के लिए इंटर्नशिप पे जाएं या सेमेस्टर एक्सचेंज जो है आप कर सकते हैं यूरोपियन कंट्रीज, कोई भी यूरोपियन कंट्री, इटली, फ्रांस, स्पेन, जहाँ पे भी है। वो डॉक्टर ज़ुहैब जो है वो आपसे इन डिटेल में इस पे बात करेंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है, कैसे यहाँ पे आप लेके जाएंगे इसको। तो मेरी तरफ से इतना ही था। मैंने यहाँ से पोर्शन डिस्कस कर दिया, आगे डॉक्टर अली आप डिस्कस करेंगे। महमूद भाई, जी जी इसमें जो है आइट्स की जरूरत इसमें आइट्स की जरूरत ना पड़ेगी। इसकी जरूरत नहीं है। इसके गाइस, आप सबको डॉक्टर महमूद ने एक स्कॉलरशिप के बारे में बताया जो कि तुर्की बुर्सलैरी स्कॉलरशिप थी। मैं जस्ट उसी स्कॉलरशिप की एक एक्सटेंशन है उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, और मैं थोड़ा स्लो समझाऊंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ भी आए। तो जैसे कि अभी डॉक्टर महमूद ने बताया कि एक स्कॉलरशिप है टर्की बुर्सलैरी, ये मेरा पॉइंटर भी आपको शो हो रहा होगा। जी तो जी इस स्कॉलरशिप को डॉक्टर महमूद ने कवर किया है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो है एक जॉइंट स्कॉलरशिप जो कि टर्की बुर्सलैरी और आईएसडीबी के दरमियान एक स्कॉलरशिप है। टर्की बुर्सलैरी वही स्कॉलरशिप है जो डॉक्टर महमूद ने डिस्कस की है, और ये जो आईएसडीबी है ना, ये एक बैंक है, इस्लामिक बैंक है ये, जो कि तमाम मुस्लिम कंट्रीज को कवर करता है। तो ये एक जॉइंट स्कॉलरशिप है जो तुर्की और इस्लामिक बैंक के दरमियान ये एक स्कॉलरशिप है। तो जैसे कि डॉक्टर महमूद ने आपको बताया है कि टर्की बुर्सलैरी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, वो सब डॉक्यूमेंट सेम है इस स्कॉलरशिप के लिए भी। फिर डॉक्टर महमूद ने आपको बताया है कि एप्लीकेशन प्रोसीजर कैसे करना है। जैसे उन्होंने बताया है कि टर्की बुर्सलैरी का एक पोर्टल है, वेब पोर्टल, वहां पर जाना है और आपने वहां पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जैसे बिल्कुल महमूद भाई ने बताया। तो इसका भी सेम वही प्रोसीजर है कि आपने डॉक्यूमेंट उसी वेबसाइट में जाना है, वही सेम पोर्टल में सबमिट करने हैं। फिर एंड पे क्या होता है, जब एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है तो वहां पर एक ऑप्शन आता है कि अगर आप आईएसडीबी टर्की बुर्सलैरी जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम पर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर टिक कर दें। तो जस्ट आपको सिर्फ एक टिक करना होता है। इस स्कॉलरशिप की स्टार्टिंग डेट भी वही है जो टर्की बुर्सलैरी की है, सब कुछ सेम है। तो अब अगर हर चीज सेम है तो क्या डिफरेंसेस है इस स्कॉलरशिप में, तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि इसमें कुछ सिमिलरिटीज हैं जो मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे कि ये ट्यूशन फीस देगी, यानी कि आपकी एकेडमिक फीस जितनी भी है वो ये कवर करेगी। इसका मंथली स्टाइपेंड भी वही है जो टर्की बुर्सलैरी का है, मतलब पिछली स्कॉलरशिप का, जैसे कि 1000 बैचलर के लिए, 1400 एमएस के लिए, 1800 पीएचडी के लिए। हेल्थ इंश्योरेंस भी देता है कि ये आपकी हेल्थ प्रॉब्लम, हॉस्पिटल का जितना भी एक्सपेंस है वो सब ये कवर करता है। राउंड ट्रिप एयर टिकट भी देगा आपको, और साथ ही साथ आपको टर्किश लैंग्वेज कोर्स भी करवाएगा, इसकी भी फीस देगा। ये जितने भी मैंने बेनिफिट बताए हैं ना, ये बिल्कुल सेम वही बेनिफिट है जो पिछली स्कॉलरशिप दे रही है। यहाँ तक दोनों स्कॉलरशिप इक्वल हो जाती हैं। अभी दोनों स्कॉलरशिप क्या हो गई, इक्वल। अब कुछ डिफरेंसेस देखते हैं जो कि इस जॉइंट स्कॉलरशिप में है।
पहला डिफरेंस ये है कि ये आपको फंड प्रोवाइड करती है। फंड किस लिए प्रोवाइड करती है ये आपको, कि आपने कुछ, जो बंदे एमएस और पीएचडी करने वाले हैं ना, उनको रिसर्च करनी होती है, और रिसर्च के लिए अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप एक अच्छी रिसर्च नहीं कर पाते। तो ये आपको फंड प्रोवाइड करती है ताकि आप एक एक्सपेंसिव रिसर्च भी आसानी से कर पाएं, एक अच्छी रिसर्च कर पाएं। फिर ये दूसरा डिफरेंस ये है कि ये डॉर्मेट्री अलाउंस देती है। अब डॉर्मेट्री अलाउंस जो है वो एक्स्ट्रा दे रही है, ये पैसे एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं। जैसे कि बैचलर के लिए 1400, एमएस के लिए 1500 और पीएचडी के लिए 1600। अब ये जो डॉर्मेट्री है, ये जो महमूद ने स्कॉलरशिप बताई है ना पिछली, टर्की बर्सलैरी, जस्ट टर्की बर्सलैरी, वो भी प्रोवाइड करती है डॉर्मेट्री अलाउंस। लेकिन वो क्या, वो आपको ये पैसे नहीं देती। ये जो मैंने पैसे आपको बताए हुए हैं, वो जस्ट जो आपके पैसे होते हैं वो डायरेक्टली उधर हॉस्टल वालों को दे देते हैं, और हॉस्टल वाले ये पैसे रख लेते हैं, आपको इसमें से 1 रुपया नहीं बचता। अब लेकिन इस स्कॉलरशिप में क्या है कि वो आपको पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि आप अब घर में रहना चाहते हैं, हॉस्टल में रहना चाहते हैं या अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं, वो आपकी मर्जी है, हम आपको रहने के लिए अलग से पैसे दे रहे हैं, जो कि ये है। जो ये एप्लीकेशन कंडीशन है ना, अब ये जो दोनों स्कॉलरशिप है ना, जो महमूद भाई ने बताई है और जो मैंने बताई है, यानी कि तुर्की बर्सलैरी और तुर्की बर्सलैरी जॉइंट स्कॉलरशिप, इन दोनों की कंडीशन सेम ही है मोस्टली, सिर्फ एक कंडीशन के अलावा। जो ये फर्स्ट कंडीशन है ना कि कैंडिडेट मस्ट बी फ्रॉम मुस्लिम कंट्रीज, ये जो कंडीशन है ये सिर्फ मेरी वाली स्कॉलरशिप पे अप्लाई होती है, यानी कि इस्लामिक बैंक जो वाली जो स्कॉलरशिप है उसके लिए ये लाजमी है कैंडिडेट के लिए कि वो मुस्लिम हो और मुस्लिम कंट्री से हो। लेकिन जो महमूद भाई ने बताई है उसके ऊपर ये शर्त लागू नहीं होती, तो आपको इसके लिए घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आप सब मुस्लिम ही है माशाल्लाह से। तो दूसरी कंडीशन है कि मार्क्स, ये दूसरी कंडीशन भी दोनों स्कॉलरशिप के लिए है कि आपके मार्क्स 70% होने चाहिए बीएस में, 75% होने चाहिए एमएस और पीएचडी में। अब इधर कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि उनकी सीजीपीए हो 3/4, यानी कि उनकी सीजीपीए 3, तो वो समझते हैं कि हमारी 70% 70% बनती है, तो ये गलत है। तो तकरीबन जो बच्चे युवास में पढ़ते हैं उनकी 70% तब बनती है जब उनकी 3.33 से अबव हो। तो ये अप्लाई करने का क्राइटेरिया है कि कम से कम आपकी 75% होनी चाहिए मार्क्स, ताकि आप अप्लाई कर सकें। लेकिन अगर आप मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछें कि जो विन करते हैं उनके कितने मार्क्स होते हैं, तो मेरे नज़दीक, मेरे एक्सपीरियंस के नज़दीक जो लोग विन करते हैं उनके मोस्टली 3.6 से ऊपर सीजीपीए होती है। 3.6 से ऊपर सीजीपीए होती है। जो पिछले साल सिलेक्शन हुई है ना, जैसे मेरी हुई थी और कुछ और बच्चों की हुई थी, तो मोस्टली बच्चों की 3.7 थी और सबसे लास्ट सीजीपीए मेरी थी जो कि 3.64 थी, 3.64। तो अगर आपकी सीजीपीए 3.5 से कम है ना, फिर आप इस स्कॉलरशिप पे टाइम वेस्ट ना करें, अराजमस को देखें और स्कॉलरशिप है उन पे देखें, क्योंकि उन पे मार्क्स की इतनी कंडीशन नहीं है, लेकिन इस पे कंडीशन है। तो फिर आगे आ जाते हैं तीसरी कंडीशन एज की। एज में जो बीएस के लिए जिसने अप्लाई करना है उसकी एज होनी चाहिए 21 ज़्यादा से ज़्यादा। जिसने एमएस पे अप्लाई करना है उसकी एज होनी चाहिए 30, और जिसने पीएचडी पे अप्लाई करना है उसकी एज होनी चाहिए 35। इससे अबव अगर आपकी एज होंगी तो तब भी आप ना अहल है कि आप अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, तो ये अब लास्ट एक स्लाइड और रहती है, तो इसको मैं और डिस्कस कर लेता हूँ। फिर कुछ लोग कहते हैं कि इस स्लाइड को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ऐसे कंटिन्यू करता हूँ मैं। तो कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कहते हैं कि हम पाकिस्तान में भी मास्टर और पीएचडी कर रहे हैं, या कुछ कहते हैं
कि टर्की में आकर क्यों हम करना चाहें, हमारे लिए और क्या बेनिफिट है। स्कॉलरशिप के अलावा एक और बेनिफिट भी यहाँ पर है। स्कॉलरशिप तो आप ले रहे हैं, लेकिन एक और बेनिफिट ये है कि जो मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट हैं वो रिसर्च करते हैं। अब अच्छी रिसर्च करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपकी रिसर्च इतनी अच्छी कंडक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि आप मटेरियल पूरा नहीं कर सकते। तो टर्की में 2 ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको फंड करती है आपके थीसिस, आपके रिसर्च के लिए। जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है टूबीटेक फंडेड प्रोजेक्ट। ये जो टूबीटेक ऑर्गेनाइजेशन है ये आपकी रिसर्च के ऊपर डिपेंड करती है। जितना खर्चा आपकी रिसर्च का होगा उतना ही ये आपको पैसे देगी। और दूसरा ये कि ये हाईली कम्पिटिटिव है, मतलब ये कि इसको विन करना बहुत कम्पिटिटिव है, लेकिन लोग विन कर जाते हैं। लेकिन आप इससे घबराए नहीं कि हम नहीं कर पाएंगे, विन कर लेंगे आप। और जो दूसरी है वो है बाप फंडेड प्रोजेक्ट। ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है बाप। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है कि जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी है अतातुर्क यूनिवर्सिटी। अतातुर्क यूनिवर्सिटी में ये ऑर्गेनाइजेशन 1 लाख टर्किश लीरा देती है ताकि आप अपनी एमफिल की या पीएचडी की रिसर्च कंप्लीट कर पाए। लेकिन जो ये फर्स्ट है टूबीटेक जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपकी रिसर्च पे डिपेंड करती है। जितना खर्चा आपका होगा उतना ही आपको देगी। इन दोनों पर आप अप्लाई करते हैं, आप अपनी रिसर्च प्रपोजल इन्हें सेंड करते हैं, वो इसको एक्सेप्ट करती है, फिर ये दोनों आपको उसके लिए फंड करते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट हैं टर्की से मास्टर करने के। स्कॉलरशिप के अलावा ये 2 और बेनिफिट हैं। फिर एट द एंड ये मेरा थोड़ा इंट्रोडक्शन है कि अगर किसी बच्चे को माइक्रोबायोलॉजी से उसका इंटरेस्ट है और उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछ सकता है, या इसके अलावा अगर आपका कोई ISDB से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।